हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग जो हैं वो पढ़ रहे हैं आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक, जिसमें हम अपना जो हमारा पहला चैप्टर है ना, वर्णमाला एवं विराम चिन्ह। तो इसमें जो वर्णमाला है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके वर्णमाला के अप्रॉक्स 250 क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। प्रैक्टिस सेट जो है मैंने लास्ट वीडियोज़ में करवाया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ वो 250 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे से वर्णमाला के रिवाइज कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो विराम चिन्ह पढ़ेंगे, एवं विराम चिन्ह के भी जो भी प्रैक्टिस सेट है इसके भी करीब 200 से 250 क्वेश्चंस हैं। थ्योरी पढ़ने के बाद जो है मैं आप लोगों को उसका प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगी। ठीक है, तो अभी हम आज के लिए ये जो हिंदी है ना, ये यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी, हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी एवं बीपीएससी का जो जूनियर का जो एग्जाम होने वाला है, ये बीपीएससी 3.0 के लिए ये हिंदी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप सभी लोग जिन भी एग्जाम्स में हिंदी आती है प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़िए। इसके अलावा आपको कहीं से भी फिर हिंदी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ। तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, विराम चिन्ह पे। ठीक है, तो गाइज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह की डेफिनेशन क्या होती है। तो विराम का अर्थ है, विराम का अर्थ क्या होता है? विराम का अर्थ होता है ठहराव या रुकना। क्या अर्थ होता है विराम का? ठहराव या रुकना। जिस तरह हर काम को करते समय बीच बीच में रुकते और फिर आगे बढ़ते हैं, जिस तरह हम काम करते समय बीच बीच में रुकते या फिर आगे बढ़ते हैं, वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। वैसे ही लेखन में भी विराम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए अतः पाठक के मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए भाषा में विरामों का उपयोग आवश्यक है। श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु जी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से लिया हुआ मानते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। वे पूर्ण विराम को छोड़कर शेष सभी शेष विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध करते हैं। अब विराम चिन्ह की परिभाषा क्या है? भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्त को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। परिभाषा क्या है? भाषा के लिखित रूप में अभिव्यक्ति को सरल, सहज, रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विराम चिन्हों के भेद। अब यहाँ पे जो है वो हमें क्या दे रखे हैं? वो हमें विराम चिन्हों के भेद दे रखे हैं। ठीक है, तो विराम चिन्ह के क्या क्या भेद हैं? श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह 20 बताए हैं। कामता प्रसाद गुरु ने कितने विराम चिन्ह बताए हैं? 20 बताए हैं। तो ये जो है ये यहाँ पे सारे 20 के 20 जो है वो विराम चिन्ह दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अल्प विराम। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल वालों को तो ये पूरा याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये चिन्ह ही पूछ लेते हैं आपको। चिन्ह लगा के दे देंगे, पूछ लेंगे बताइए ये कौन सा चिन्ह है। तो ये सारे चिन्ह आपको याद होने चाहिए। लास्ट आप प्रीवियस ईयर अगर यूपी कांस्टेबल का उठा के देखेंगे तो हिंदी में आपको इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, अल्प विराम। अल्प विराम कौन सा होता है? कॉमा। ठीक है, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह या विस्मयादि चिन्ह हम कैसे लगाते हैं? एक डंडा लगाते हैं, उसके नीचे एक बिंदी लगाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम आश्चर्य चिन्ह कहते हैं। ठीक है, छठवां है हमारा निर्देशक चिन्ह। क्या है छठवां? निर्देशक चिन्ह, जिसे इंग्लिश में डैश कहते हैं। इंग्लिश में निर्देशक चिन्ह को क्या कहते हैं? डैश कहते हैं। संयोजक चिन्ह, योजक या सामासिक चिन्ह। इसके कितने नाम है? निर्देशक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, योजक चिन्ह एवं सामासिक चिन्ह। ठीक है क्या ये? डैश। ठीक है, कोष्ठक, ब्रैकेट जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7। अब नेक्स्ट हम आते हैं 8वें विराम चिन्ह पे। वो कौन सा होता है? अवतरण। अवतरण या उद्धरण, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ये कौन से होते हैं? देखिए, ऊपर से सिंगल कॉमा, वो कॉमा, ऊपर से सिंगल कॉमा। ठीक है, और उद्धरण में क्या लगता है? ऊपर से डबल कॉमा। ठीक, नेक्स्ट, उपविराम यानी अपूर्ण विराम। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता देने की भी बात करते हैं। इसे श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर भी मान्यता देने की बात करते हैं। मतलब कि इसे कामता प्रसाद जी ने जो है वो विसर्ग भी माना है कि ये विसर्ग है, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो है वो क्या है? अपूर्ण विराम है। ठीक है, नेक्स्ट, विवरण चिन्ह। ये कौन सा है? विवरण चिन्ह है। 11वां कौन सा है? पुनरुक्ति सूचक। पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति से बचने के लिए। पुनरुक्ति का मतलब पता है क्या है? किसी चीज का बार बार दोहराना या बार बार आना, वो क्या कहलाता है? पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ये। ठीक है, 12वां कौन सा? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह। 13वां कौन सा है? लोप चिन्ह। जब कोई चीज, जब किसी शब्द का या किसी का लोप हो जाता है तब ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, लोप चिन्ह। इसमें आपका काफी सारे डॉट 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 भी लगे होते हैं, या फिर प्लस 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 के भी काफी सारे चिन्ह लगे होते हैं। नेक्स्ट 14 है आपका पाद चिन्ह या रेखिका चिन्ह। पाद चिन्ह कौन सा होता है? एक
छोटी सी लाइन खींचते हैं हम मिड में, मतलब बीच में, है ना। नेक्स्ट 15वां है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह कौन सा होता है? जो हम एस के तरीके से बनाते हैं, जैसे हम एस बनाते हैं ना, उस तरीके से जो हमारा लगता है वो दीर्घ उच्चारण चिन्ह लगता है, ठीक है। अब 16वां है क्या? पाद बिंदु। पाद बिंदु क्या होता है? एक छोटा सा बिंदु लगता है, उसको क्या कहते हैं? पाद बिंदु। हंस पद, त्रुटि चिन्ह या कारक पद। हंस पद, त्रुटि चिन्ह या कारक काक पद, ठीक है। ये कैसे लगता है? ये ऊपर, किसी भी वर्ड के ऊपर लगाया जाता है ये। 18वां है टीका सूचक। 18वां है टीका सूचक, ठीक है। और 19वां है आपका तुल्यता सूचक या समता सूचक। तुल्यता सूचक या समता सूचक मतलब इक्वल, इक्वल का जो निशान हम लगाते हैं। 20वां है हमारा समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक ये है जब कोई भी पैराग्राफ खत्म हो जाता है या फिर जब कोई भी चैप्टर खत्म हो जाता है, खासतौर पर ये चैप्टर की एंडिंग पे लगाया जाता है ना, तब हम इस तरीके का चिन्ह, 2 लाइनें खींचते हैं, बीच में जीरो बनाते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा समाप्ति सूचक चिन्ह कहलाता है, ठीक है। अपूर्ण सूचक चिन्ह। अपूर्ण सूचक चिन्ह मतलब किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तथा उसके स्थान पर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। किसी लेख में से जब कोई जरूरी अंश छोड़ दिया जाता है तब उसके स्थान पर यह चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब कि अगर कोई लेख हम लिख रहे हैं या कहीं पे भी लिखा जा रहा है तो उसमें से अगर कोई जरूरी अंश छूट गया है ना, तो हम उसके स्थान पे ये क्रॉस 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 करके लगा देते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि ये अपूर्ण है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो हो गए, ये हमारे कौन से हो गए? ये हमारे 20 विराम चिन्ह हो गए। कौन से हो गए? ये हमारे 20। खासतौर पे अल्पविराम और अर्धविराम जरूर याद रखिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है। अभी जो बीपीएससी का जो जूनियर वाला एग्जाम हुआ है उसमें जो है ये आपका अर्धविराम वाला क्वेश्चन आया था। तो इसमें क्या किया था, उन्होंने अर्धविराम का चिन्ह दे दिया था और पूछा था कि बताइए ये कौन सा चिन्ह है। तो ये जो है वो अर्धविराम है, ये जूनियर हिंदी में आया था, ठीक है। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट अपना अल्पविराम। अब हम चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अब हम चिन्ह पढ़ेंगे। तो अल्पविराम, भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर ठहराव आता है उसे अल्पविराम कहते हैं। अल्पविराम किसे कहते हैं? भाषा को पढ़ने या बोलने में जो थोड़ी देर के लिए ठहराव आता है उसे अल्पविराम कहते हैं। इसके उपयोग अधोलिखित हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्पविराम के यहाँ पे हम जो है वो अल्पविराम के उपयोग पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अल्पविराम को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले, जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आए और उनके बीच में संयोजक और कॉमा व इत्यादि ना हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है सोहन, कॉमा श्याम, मतलब कि अल्पविराम लगा हुआ है, जैसे हम कॉमा, इंग्लिश में हम कॉमा बोलते हैं, हिंदी में हम अल्पविराम बोलते हैं, ठीक है। श्याम और राधा दौड़ रहे हैं, तो राम हमने अलग कर दिया, अल्पविराम लगा दिया, श्याम हमने अलग कर दिया, अल्पविराम लगा दिया। गोविंद और राघव पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम चाहेंगे तो क्या कर देंगे, इसमें हम गोविंद अलग कर देंगे कॉमा लगा के, और राघव अलग कर देंगे कॉमा लगा के। दूसरा, जहां 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो, मतलब 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच में संयोजक ना हो। संयोजक चिन्ह भी मैंने आपको बताया था ना, कौन सा है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है संयोजक चिन्ह, देख के बताइए आप लोग मुझे संयोजक चिन्ह कहाँ दिया हुआ है इसमें। अभी मैंने पढ़ाया था ना कि इसको संयोजक भी बोलते हैं। तो अगर उसके बीच में संयोजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, अगर संयोजक चिन्ह नहीं दिया हुआ है तभी आपको अल्पविराम लगाना है। अगर संयोजक चिन्ह दिया हुआ है तो ये यहाँ पे ये दे रखा है ना, ये संयोजक चिन्ह है जो डैश, अगर ये नहीं दिया हुआ है तब। सेकंड, जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना दिया हो, जैसे राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। राम घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इसके बीच में कहीं भी संयोजक चिन्ह नहीं है ना, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में तीसरा क्या है आपका? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अव्ययों किंतु परंतु पर लेकिन मगर भी आदि के पहले अल्पविराम लगता है। किनके पहले अल्पविराम लगता है? किंतु परंतु लेकिन मगर भी आदि के पहले अल्पविराम लगता है। जैसे हम स्टेशन पहुंच तो गए किंतु ट्रेन जा चुकी थी। मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलता मगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं चौथे पे। चौथा क्या है हमारा? समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्पविराम लगता है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में अल्पविराम लगता है। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चीन को कूटनीतिक रूप से परास्त किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने विपक्षियों को परास्त किया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्पविराम लगता है जिनके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो। ऐसे वाक्य खंडों के बाद भी अल्पविराम लगता है जिनके बाद लगने वाले तो तब वह आदि का लोप हो। जैसे जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया बदमाश था, जो आदमी पुलिस द्वारा मारा गया वह बदमाश था। वह का लोप यहाँ पे क्या हुआ है? वह का लोप हो गया। वैसे होना क्या चाहिए था? जो आदमी पुलिस के द्वारा मारा गया वह बदमाश था, लेकिन यहाँ पे वह का लोप हो गया। जाना है जल्दी जाओ, अब ये यहाँ पे क्या दिया है? जाना है जल्दी जाओ, तो इसमें क्या है? तो का लोप हो गया। होता क्या है ये सेंटेंस? जाना है तो जल्दी जाओ, ठीक है। नेक्स्ट है वह आएगा काम हो जाएगा। अब ये जो है वह आएगा काम हो जाएगा, इसमें क्या है? तब का लोप हो गया। मतलब ये होता क्या? वह आएगा तब काम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 पे। हाँ नहीं अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्पविराम आता है। हाँ नहीं
अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद भी अल्पविराम लगता है। जैसे हाँ कल सवेरे आ जाना, तो हाँ के बाद इसमें अल्पविराम लगा है ना। दूसरा, नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तीसरा है अच्छा तुम जल्दी ही आ जाओ, अच्छा तुम जल्दी ही आ जाओ। माँ मेरा कल्याण करो, माँ मेरा कल्याण करो। मोहन कक्षा से निकल जाओ, मोहन कक्षा से निकल जाओ। राधा अब घर के अंदर आ जाओ, राधा अब घर के अंदर आ जाओ। ठीक है। एग्जाम्पल 7, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्पविराम लगता है। वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच अल्पविराम लगता है। जैसे श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना वगैरह। श्यामा, कामिनी, कौशल्या, वंदना वगैरह। सेकंड, लोभ, क्रोध, मोह जीवन के लिए घातक है। लोभ, क्रोध, मोह जीवन के लिए घातक है। तीसरा, उसने गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है। उसने गाय, बैल, भेड़, बकरी पाल रखी है। नेक्स्ट, छंदों में एक चरण की समाप्ति पर भी अल्प विराम लगता है। छंद जो होते हैं ना, उनमें जब एक चरण समाप्त हो जाता है तो अल्प विराम ही लगता है। एग्जाम्पल, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। अब देखो इसमें जब जब एक एक चरण समाप्त हुआ है तब तब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें जो है आपका अल्पविराम लगा हुआ है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2। सेकंड चिन्ह आता है अर्धविराम। अर्धविराम में क्या है, वाक्य में जब अल्पविराम से अधिक ठहराव आता है तो अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यह 3 स्थिति में लगता है। एक तो जहां प्रमुख वाक्य और अन्य खंडों में बहुत अधिक संबंध ना हो, तथा जहां वाक्य और उपवाक्य पूरी तरह से असंबद्ध हो, और जहां वाक्य तथा उसके खंडों में कथन पर परिणाम अंत में आए। जैसे आओ, बैठो, खेलो पर बदमाशी मत करो। आओ, बैठो, खेलो तीनों में लगा हुआ है, पर बदमाशी मत करो। ठीक है। तीसरा है आपका उपविराम। तीसरा क्या है, उपविराम। श्री कामता प्रसाद गुरु ने इस विराम चिन्ह का उल्लेख नहीं किया है। जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक ठहराव आता है तो वहां उपविराम होता है। जब जब बोलने या लिखने में अल्प विराम से भी अधिक समय लगता है तो वहां पर उपविराम आता है। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका साकेत। साकेत, अब इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें उपविराम लगा हुआ है। एक अध्ययन, साकेत एक अध्ययन। कामायनी एक अनुशीलन। साकेत क्या है, एक अध्ययन। ये जो है ये पुस्तकों के नाम है। ठीक है। तो कामायनी एक अनुशीलन, ठीक है, ये पुस्तक का नाम है। चौथा हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। चौथा क्या पढ़ेंगे हम, पूर्ण विराम। तो यह है वाक्य की समाप्ति का बोधक है। पूर्ण विराम जो है किसी वाक्य की समाप्ति पे लगाया जाता है, अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। यह वाक्य की समाप्ति का बोधक है, मतलब वाक्य जब समाप्त हो जाता है तब लगाया जाता है। अर्थात पूर्ण विराम वाक्य में पूरी तरह से ठहराव और वाक्य के संपूर्ण अर्थ का बोधक भी है। अधोलिखित स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। पहला एग्जाम्पल क्या है, वाक्य के अंत में, मतलब किसी भी वाक्य का जब अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है वाक्य, तब पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मतलब राम ने पुस्तक पढ़ ली, इसमें पूर्ण विराम आ गया। नेक्स्ट, सैनिक युद्ध में वीरता पूर्वक लड़े, मतलब सैनिक लड़ चुके हैं, काम खत्म हो गया है, उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है। ठीक है। सेकंड, कहानी उपन्यास लिखने में पूर्ण विराम कहाँ लगाया जाता है, कहानी व उपन्यासों के लिखने में भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे वह डाकू कितना भयानक था, उसका चेहरा आदि। वह डाकू कितना भयानक था, उसका चेहरा आदि। तो वह डाकू के बाद यहाँ क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, और उसका चेहरा आदि के बाद भी यहाँ पे पूर्ण विराम लगा हुआ है। ठीक। तीसरा, छंद के चरणों की समाप्ति पर। तीसरा, छंद के चरण जब समाप्त हो जाते हैं, छंद के चरण जब समाप्त हो जाते हैं तो वहां पे क्या लगाया जाता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। एग्जाम्पल, रहेरु एक दिन अवधि अधारा, समझत मन दुख भयु अपारा। ठीक है। तो ये छंद जो है वो समाप्त हो चुका है, तो इसकी समाप्ति पे क्या लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। पूर्ण अर्थ बताने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में यह चिन्ह लगता है। तुम कब आओगे, हम अगर किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तब जाके प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। तुम क्या लाओगे, वह क्यों नहीं आया, तुम क्या कर रहे थे। ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह कब लगता है, जब हर्ष, शोक, प्रसन्नता, उत्साह, आश्चर्य, घृणा आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले वाक्यों में विस्मयादि बोधक अवयवों के बाद यह चिन्ह लगता है। श्री गुरु ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। श्री गुरु कामता प्रसाद जी ने इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। क्या कहा है, इसे आश्चर्य चिन्ह कहा है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, मतलब कि किसी को खुशी हो रही है बहुत ज्यादा। जब उसे खुशी हुई तब वहां पे क्या लगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, अरे जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया। इसमें क्या हुआ, सामने वाले को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका विस्मयादि बोधक लग गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओ तुम कब आ गए। ओ तुम कब आ गए, बड़ा अच्छा लगा, मतलब कि प्रसन्नता हुई, किसी के आने से बहुत प्रसन्नता हुई, तभी उसने उससे कहा है ओ तुम कब आ गए, अच्छा अच्छा लगा। ठीक है।
तो यहाँ पे भी आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आह वह बेचारा चल बसा, मतलब आह वह बेचारा चल बसा मतलब कि बहुत दुख हो रहा है किसी के जाने पे, शोक हो रहा है ना। नेक्स्ट, छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो, किसी से हमें घृणा हो रही है, जब हमें किसी से घृणा हो रही है तो वहां पे भी हमारा क्या लगेगा, विस्मयादि बोधक लगेगा, छी छी तुम कितने घृणित आदमी हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्या है, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अवतरण चिन्ह, जब जब चिन्ह किसी के कथन को या किसी पुस्तक के अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं। अवतरण चिन्ह जब किसी के कथन को या फिर किसी पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों उद्धृत करते हैं तो प्रारंभ में और अंत में उद्धरण चिन्ह लगते हैं। तो प्रारंभ में और अंत में क्या लगते हैं, उद्धरण चिन्ह लगते हैं। मतलब किसी भी चीज को ज्यों का त्यों ही उतार दिया, उसमें कुछ भी एडिटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करा, जैसा उठाया वैसा ही रख दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है, कबीर वाणी के डिटेक्टर थे। कबीर वाणी के डिटेक्टर थे, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये लाइन है। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु उद्धरण चिन्ह को निदेशक चिन्ह कहते हैं और इसके लिए कोष्ठांकित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, और इसके लिए कोष्ठांकित चिन्ह का प्रयोग बताते हैं। आठवां है संयोजक चिन्ह। संयोजक चिन्ह हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। जो संयोजक चिन्ह होता है ना, उसको जो है वो हिंदी में इसे सामासिक चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, दो सहचर अथवा विपरीतार्थ शब्दों के मध्य का चिन्ह प्रस्तुत होता है। ठीक है, आचार विचार रंग रूप आना जाना, इनके बीच में क्या लगा हुआ है, इनके बीच में जो लगा हुआ है वो आपका संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। नौवां है इसमें कोष्टक मतलब कि ब्रैकेट। इसका उपयोग किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने, क्रमांक को धेरने के लिए तथा नाटकों में पात्र की गतिविधियों अथवा रंग संकेतों के लिए होता है। सुमित्रा नंदन, सुमित्रा नंदन किसे कहा जाता है, लक्ष्मण को कहा जाता है। तो सुमित्रा नंदन लिखने के बाद हमने ब्रैकेट में लिख दिया लक्ष्मण के, मतलब लक्ष्मण को ही सुमित्रा नंदन कहा जाता है। कौन्तेय, कौन्तेय किसे कहा जाता है, इन ब्रैकेट अर्जुन, अर्जुन को ही तो कौन्तेय कहा जाता था। राधे, राधे किसे कहा जाता था, कर्ण को, तो ब्रैकेट में हमने कर्ण लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका, श्री कामता प्रसाद गुरु ने कोष्ठक के और दो भेद बताए हैं। कामता प्रसाद गुरु जो थे उन्होंने क्या किया है, कोष्ठक के और भी दो भेद बताए हैं, वर्गाकार कोष्ठक और सर्पाकार कोष्ठक। वर्गाकार कोष्ठक और सर्पाकार कोष्ठक। ठीक है, तो वर्गाकार कोष्ठक कहाँ पे लगता है, इसका प्रयोग भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किया जाता है। यह कोष्ठक को घेरने का काम भी करता है। अनुवादित, अनुदित और भूल सुधार। अनुवादित क्या है, साकेत महाकाव्य। अनुदित क्या है, लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं इसके। भूल सुधार क्या है, अन्य कोष्ठकों में भिन्नता। भूल सुधार क्या है इसमें, अन्य कोष्ठकों में भिन्नता। नेक्स्ट सर्पाकार कोष्ठक। सर्पाकार कोष्ठक क्या होता है, श्री गुरु के अनुसार इसका उपयोग एक वाक्य के ऐसे शब्दों को मिलाने में होता है जो अलग पंक्ति में लिखे जाते हैं और जिनका संबंध किसी एक साधारण पद से होता है। इस प्रकार कोष्ठक कुल 3 प्रकार के हुए। कोष्ठक कितने प्रकार के हुए, कोष्ठक जो है वो 3 प्रकार के हुए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट विवरण चिन्ह पे। किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं। उत्तर प्रदेश में कितने नगर है, कई बड़े नगर हैं। नेक्स्ट 11वां पुनरुक्ति। एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो पुनरुक्ति चिन्ह होता है ना, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, एक ही वस्तु को बार बार दोहराने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है, वस्तु का नाम एवं वजन। चीनी 5 किलो, मतलब कि किसी ने एक लिस्ट बना के दी सामान की और उसने सामान लिखा, अब उसे क्या है, चीनी मंगानी है कितनी, 5 किलो। ऊपर तो लिख दिया उसने 5 किलो, अब उसे आटा भी मंगाना है 5 किलो, तो उसे दोबारा से 5 किलो ना लिखना पड़े, इसलिए जो है वो पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चावल भी मंगाना है उसको 5 किलो, अब उसको फिर 5 किलो लिखना पड़ेगा, तो 5 किलो ना लिख के अगर वो पुनरुक्ति चिन्ह लगा देता है तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो 5-5 किलो ही आनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपका लाघव चिन्ह पे। नेक्स्ट क्या है, लाघव चिन्ह। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने इसे संकेत श्री कामता प्रसाद गुरु ने इसे संकेत करते हैं। अंग्रेजी में इसका खूब चलन है। लाघव चिन्ह का जो है वो अंग्रेजी में खूब चलन है। पूरे शब्द के स्थान पर उसका प्रारंभिक शब्द रखकर लगा देना लाघव चिन्ह कहलाता है। जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, प्रधान, डाकघर। ठीक है, प्रधान, डाक व घर, है ना। अब नीचे अ के पीछे लाघव लगाए, बा के पीछे लगाए, यो के पीछे भी लगाए, तो मतलब अल्प बचत योजना, अल्प बचत योजना। तो इंग्लिश में जो है वो इसका यूज ज्यादा किया जाता है, हिंदी में इसका यूज कम होता है। 13वां लोप चिन्ह। श्री गुरु, श्री गुरु इसे स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। लोप चिन्ह को क्या कहते हैं, स्थान पूरक चिन्ह कहते हैं। जब किसी का उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं तो उस छोड़े हुए भाग को लोप चिन्ह लगाकर संकेतित करते हैं। जैसे लेखक ने जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है, जैसे लेखक ने जैसे कई विषयों पर पुस्तक लिखी है। आपका नेक्स्ट आ जाता है पाद चिन्ह। नेक्स्ट, इसे श्री गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया है। पाद चिन्ह को गुरु ने रेखा नाम से अभिहित किया है। जिन शब्दों पर अधिक ध्यान दिलाने की आवश्यकता होती है उनके नीचे एक लाइन खींच दी जाती है, इसे ही पाद चिन्ह कहा जाता है। मतलब किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस, खासतौर पे जो आपके इंग्लिश में या हिंदी में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें काफ़ी कुछ किसी लाइन के नीचे वो लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं कि इसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो वही उस चिन्ह को क्या कहा जाता है, पाद चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, हिंदी की प्रमुख व्याकरणिक कोटि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। 15वां आ जाता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह।
हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। मतलब कि जो आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह है ना, वो प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है और प्लुत स्वर जो होते हैं वो संस्कृत में होते हैं, इसलिए श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम पाद बिंदु पे। नेक्स्ट किस पे आ जाते हैं हम पाद बिंदु पे। हिंदी में अरबी फारसी से आए शब्दों के नीचे लगने वाले चिन्ह को पाद बिंदु कहते हैं। यह का खा जा फा शब्दों में लगता है। पाद बिंदु जो होता है वो का खा जा फा शब्दों में लगता है। अब हिंदी में इस चिन्ह का चलन समाप्त सा हो रहा है। श्री गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है, मतलब कामता प्रसाद गुरु ने इसकी चर्चा नहीं की है। गजल, खौफ, खिदमत, जमीन, जबान, किस्मत आदि। 17वां चिन्ह है आपका हंस पद। कौन सा चिन्ह है? हंस पद। लिखने में कोई अक्षर छूट जाता है तो उसकी जगह पर हंस पद लगाकर ऊपर वह शब्द लिख देते हैं। जैसे श्री कामता प्रसाद गुरु ने हंस पद चिन्ह की चर्चा की है। जैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, अब इसमें क्या है, इसने लिख दिया मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, लेकिन ये कुछ लिखना भूल गया, तो इसने क्या किया कि ये हंस पद लगाया और उसके ऊपर जो है वो कुछ लिख दिया। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नीचे एग्जाम्पल है, वह लिस्ट अपना नहीं चाहता, वह लिस्ट अपना नाम नहीं चाहता। अब इसमें क्या है, मैं छूट गया तो इसने क्या करा, हंस पद लगा दिया, ऊपर में लिख दिया वह लिस्ट में अपना नाम नहीं चाहता। ठीक है, काक पद का उपयोग छूटे हुए अंश के लिए होता है। लिखने में एक प्रकार का चिन्ह जो लेख में पंक्ति के नीचे यह सूचित करने के लिए लगाया जाता है कि यहाँ वह पद या शब्द छूट गया है। नेक्स्ट आ जाता है 18वां, आ जाता है टीका सूचक। क्या आ जाता है? टीका सूचक। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार पृष्ठ के नीचे या हाशिए में कोई सूचना देने के लिए तारांकित एक धन या दो धन का चिन्ह या कोई अंक लिख देते हैं। शोध ग्रंथों की पाठ टिप्पणियों में अंक दिया जाता है। कार्यालयी कार्यों में तारांकित या धनांकित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम तुल्यता सूचक पे। किस पे आ जाते हैं? तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक मतलब कि इक्वल का जो चिन्ह लगाते हैं, बराबर का जो चिन्ह लगाते हैं। शब्दार्थ दिखाने या गणित में तुल्यता सूचित करने में यह चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि पाषाण बराबर पत्थर, मतलब पाषाण जो है वो पत्थर को ही कहते हैं, तो पाषाण बराबर पत्थर, धरा बराबर पृथ्वी और विडोजा बराबर इंद्र। ठीक है, 4 + 2 = 6, 8 + 4 = 12। ठीक है, अब 20वां जो चिन्ह है वो हमारा क्या? समाप्ति सूचक। क्या है? समाप्ति सूचक। तो ये क्या है? किसी लेख अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति पर यह चिन्ह लिखा जाता है। समाप्ति सूचक कब लगाया जाता है? कोई लेख लिखा गया है और वो खत्म हो चुका है, तब जो है हम समाप्ति सूचक लगा देंगे कि ये लेख जो है वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, नीचे उपयुक्त चिन्ह बना दिया जाएगा। पुस्तक के सभी अध्यायों की समाप्ति पर यह चिन्ह बना दिया जाता है। जब पुस्तक के जैसे एक बुक में 10 चैप्टर है, मान लो पहला चैप्टर खत्म हो गया, तो पहले चैप्टर के एंड में ये वाला चिन्ह लगा के ये दिखा दिया जाता है कि ये अध्याय समाप्त हो चुका है। ठीक है, और जब पुस्तक समाप्त हो जाती है, मतलब जब अध्याय समाप्त हो जाता है तब तो ये वाला चिन्ह लगाते हैं, और जब पूरी पुस्तक समाप्त हो जाती है तब ये वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, मतलब 3 लाइनें खींच देते हैं। अनुप्रेक्षा, विराम का अर्थ क्या होता है? अब यहाँ पे हम इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग से ये 20 चिन्हों तक पढ़ा है ना। अब अनुप्रेक्षा मतलब इसका क्विक रिवीजन करेंगे। विराम का अर्थ क्या होता है? ठहराव। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। अल्प विराम का चिन्ह मैंने बोला था ना, ये क्वेश्चन आते हैं, ये अनुप्रेक्षा में जितने भी क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ये सारे प्रीवियस ईयर होते हैं, जो पुराने एग्जाम्स में आ चुके होते हैं। अल्प विराम का चिन्ह क्या है? ये है। अर्ध विराम का चिन्ह क्या होता है? ये होता है। हंस पद किस विराम का और हंस पद किस विराम का एक और नाम है? मतलब कि ये है कि हंस पद को और क्या कहा जाता है? तो हंस पद को जो है वो त्रुटि विराम भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, राम कहाँ जा रहा है? इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? राम कहाँ जा रहा है मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्न सूचक आएगा। ठीक है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। उप विराम का चिन्ह है। उप विराम का चिन्ह कौन सा होता है? जो 2 बिंदियां लगा दी जाती है वो उप विराम कहला जाता है। तो किसी विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है। किस विराम चिन्ह का प्रयोग सर्वाधिक होता है? ऐसा कौन सा विराम चिन्ह है जिसका प्रयोग सर्वाधिक होता है? तो वो अल्प विराम यानी कॉमा का प्रयोग। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जा रहा हो। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब करते हैं? जब किसी कथन को ज्यों का त्यों लिखा जा रहा हो, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए विराम चिन्ह है। अगर हमें किसी चीज का संक्षिप्त रूप, छोटा रूप दिखाना है, तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जो पीछे ये जीरो सा लगा देते हैं ना, इसको लाघव चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संकेत के लिए किया जाता है। किसी भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हम उसके नीचे जो है वो निर्देशक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रात्रि निशा में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। रात्रि निशा, रात्रि और निशा क्या है? पर्यायवाची एक दूसरे के। रात्रि बराबर निशा हो जाएगा तो बराबर का चिन्ह आ जाएगा। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पूर्व बात की पुनरुक्ति करनी हो। लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पहले की किसी बात की पुनरुक्ति करनी हो। ठीक है, ये जो डॉट 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 के जो वो लगे हुए हैं ना, इसका मतलब पूछा है इसमें। तो जब हमें किसी भी बात की पुनरुक्ति करनी हो तो हमें ये वाला चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। रेखांकित चिन्ह लोप सूचक चिन्ह है। इसके अलावा लोप सूचक चिन्ह है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी की कही गई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं।
उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं। एग्जाम्पल लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी। लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी। तो क्या है ये जो है विवरण चिन्ह है, मतलब वहाँ पे हमने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई बड़े नगर हैं, अब हमें उन बड़े नगरों में से कुछ नगरों का नाम बता रहे हैं हम, तो वहाँ पे हम विवरण चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के कथन को यथावत ज्यों का त्यों लिखने में किया जाता है। दोहरा उद्धरण का जो प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी कथन को यथावत मतलब डिट्टो बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखने के लिए किया जाता है, जैसे कि ऊपर जो एक एग्जाम्पल दिया गया था उसमें भी दिया था ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम जो है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में अब हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह की, हम पूरी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विराम चिन्हों से जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे ना, हम उन सबकी प्रैक्टिस करेंगे। मतलब कि हम विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं 250 क्वेश्चंस का। अब हम विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसका प्रैक्टिस सेट खत्म करने के बाद फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू।